हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो में। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर देखें। जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम है, पीजीआई की एग्जाम है अभी 30 मार्च को, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 500 एमसीक्यूज की सीरीज ली गई है। डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेंगी चैनल पे। ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है। आज हम फर्स्ट मॉडल पेपर की फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलती जाएंगी। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। ये आपकी जो ली गई है एमसीक्यूज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से लिए गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो आपके पास आया, क्या आया? इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस इज सेलिब्रेटेड ऑन। नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, मई 12 या फिर जून 2 या फिर मई 1। यहाँ पे चार ऑप्शन दी गई है, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस इज सेलिब्रेटेड ऑन। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा। आई होप सभी को इसका आंसर राइट पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी कितनी मार्क्स आए हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकेंड बी हुआ, 12 मई। यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई, विच इज द बर्थ डे ऑफ किसका बर्थ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या था उसका? उनका उस दिन जन्म हुआ था। कब? 12 मई 1820 में। तो यहाँ पे भी वही दिया गया कि 12 मई विच इज द बर्थ डे ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया था थोड़ा इजी लिया गया था। अब हमारे क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका एम्स नॉर्सेट हो गया, आपके पीजीआई में, सफदरजंग में, दिल्ली एम्स में, ये सब में क्वेश्चन पूछा गया है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। पीजीआई के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो ग्रुप 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अदर स्टेट में किसी भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है जैसे हरियाणा में, ये सब के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, नर्सिंग का पहला स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सॉरी, वर्जीनिया हेंडरसन या फिर थियोडर फ्लेंडर या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इसेबल हैम्पटन। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। देखिएगा डियर, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, थियोडर फ्लेंडर के द्वारा फर्स्ट स्कूल जो नर्सिंग का स्टार्ट की गई थी वो इनके द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखेंगे 1836 1836 में फास्टर यहाँ पे थियोडर फ्लेंडर एस्टैब्लिश्ड द, देखिए, कैसर्स वर्थ स्कूल। कौन सा स्कूल का नाम था? कैसर वर्थ स्कूल फॉर नर्सिंग। स्कूल फॉर नर्सिंग इन हीज पेरिस इन केसर वर्थ जर्मनी। इन केसर वर्थ जर्मनी, दो जगह किया गया था। यहाँ पे देखिए आपका जर्मनी में इन्होंने स्टार्ट किया था, वो भी आपका कब? 1836 में। 1836 में। तो ये ऑप्शंस को याद रखिएगा, कब स्टार्ट की गई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था इनके द्वारा। तो 1836 में। नर्सिंग इन हिज पेरिस स्कूल्स का जो था आपका, कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो कि इसका नेम आपका और आपका जर्मनी में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट में, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मली स्टैब्लिश स्कूल ऑफ नर्सिंग इन वर्ल्ड। हमारे विश्व में जो फर्स्ट फॉर्मली स्टैब्लिश स्कूल ऑफ नर्सिंग इन द वर्ल्ड की बात कर रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टैब्लिश की थी सेंट थॉमस हॉस्पिटल and the Nightingale Training School for Nurses in 1860। For Nurses in 1860। यदि आपकी वर्ल्ड की बात किया जाए कब स्टार्ट की गई थी, तो आपका विश्व में कब आया था? 1860 में
वो भी किन के द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और ये आपकी कौन सा नाम क्या था उसका? संत थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। संत थॉमस हॉस्पिटल भी और इन्होंने क्या किया? ट्रेनिंग स्कूल भी स्टार्ट की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये भी आपका 1860 में, 1860 में। ऑप्शन फर्स्ट में हमने देख लिया 1836 में है आपका। और ये आपका कहाँ पे? जर्मनी में। और इनका आपका क्या है? नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा थॉमस, संत थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल, ये आपकी वर्ल्ड की बात किया है, वर्ल्ड में हमारे विश्व में जो हुआ था। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा कि फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वॉज एस्टेब्लिश बाय, तो यहाँ पे थियोडर फ्लेंडर, थियोडर फ्लेंडर। Next, Florence Nightingale was born on. Florence Nightingale was born on. Florence Nightingale का जन्म हुआ था मई 12, 1820, मई 12 मई 1820, 12 मई 1832 या फिर 7 अप्रैल 1820 1820 या फिर 7 जून 1842। यहाँ पे वही दिया गया चार ऑप्शन में, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 12 मई 1820। 12 मई 1820 को इनकी जन्म हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन 1860 1860 नाइटिंगेल सेट अप द फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एट, एंड फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल कौन सी थी? संत थॉमस हॉस्पिटल, वो भी लंदन में। यूनिवर्सिटी ऑफ आपका एडिनबर्ग, या फिर पीटर्सबर्ग वर्जीनिया, या फिर नॉन ऑफ दी एबव, या फिर नॉन ऑफ दी एबव, या फिर नॉन ऑफ दी एबव। क्योंकि हमें फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल पूछा डियर, वो भी 1860 में, 1860 में, 1860 में। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग रैशनल में देख चुके हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, संत थॉमस हॉस्पिटल, वो लंदन में आपका फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल नाइटिंगेल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है ICN थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेस डे। ICN थीम, देखिएगा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का एम्स नर्सिंग में पूछा गया है आपका। तो इसमें आपका ICN फॉर इंटरनेशनल नर्सेस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेस डे 2017 इज, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2017 के लिए ICN विषय है नर्स। यहाँ पे देखिएगा नर्सेस ए फोर्स फॉर चेंज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज फॉर हेल्थ। बी ऑप्शन में नर्सेस ए फोर्स फॉर चेंज, केयर इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव। सी ऑप्शन में है क्लोजिंग द गैप, यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एंड डी ऑप्शन में वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2017 की बात किया गया है डियर यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2017 के लिए ICN विषय है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ICN का फुल फॉर्म। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी यहाँ पे वॉइसेस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल नर्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर नर्स के लिए आवश्यक मूल्य नहीं है? आवश्यक मूल्य नहीं है। ह्यूमन डिग्निटी, डिपेंडेंस, सोशल जस्टिस या इंटेग्रिटी। चार ऑप्शन दी गई है डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन इसमें बी होगा, डिपेंडेंस। बी होगा क्योंकि नॉट या वैल्यू एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल नर्स के बारे में पूछा है, वो भी आपका एक प्रोफेशनल नर्स के बारे में। तो राइट आंसर इसमें डिपेंडेंस होगा क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी इसमें आएगा और नॉट है तो राइट आंसर बी आया। यहाँ पे देखिएगा डिपेंडेंस इज द स्टेट ऑफ relying on or being controlled by someone, and it is an undesirable quality. Undesirable quality, the nurses जो expected to have professional nursing की बात किया जाए value such as principle of क्या क्या होना चाहिए उनके अंदर में? ह्यूमन डिग्निटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, अल्टरुइज्म होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए।
राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि ये अनडिजायरेबल क्वालिटी होता है, इसकी कोई इतना जरूरी नहीं है, इसकी क्वालिटी जो अच्छी नहीं होती डिपेंडेंस का, तो ये अनडिजायरेबल क्वालिटी। तो इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन बी, क्योंकि नॉट में पूछा था कि प्रोफेशनल नर्स के लिए, नॉट वैल्यू एसेंशियल फॉर। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन, यहाँ पे देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट डील्स विथ, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म सूचित सहमति का सिद्धांत संबंधित है फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टू द पेशेंट, इन्फॉर्मिंग हायर ऑथोरिटीज अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज या पेशेंट कॉन्फिडेंटली या पेशेंट कॉन्फिडियलिटी। इसमें राइट आंसर क्या होगा, पेशेंट कॉन्फिडेंस, इसकी बात की गई है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग भी फटाफट पुट कीजिएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टू द पेशेंट। ऑल रिलेवेंट देखिए फैक्ट्स किसके लिए, पेशेंट के लिए। यहाँ पे देखिएगा इन्फॉर्म कंसेंट इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट और सिग्निफिकेंट, यहाँ पे अदर्स बिफोर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर टू कम्युनिकेट फुल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द किसके प्रोसीजर, इन दिस द पेशेंट और देयर अटेंडेंट आर इन्फॉर्म, देखिए पेशेंट्स और उसके अटेंडेंट इन्फॉर्म अबाउट किसके बारे में, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, along with the possible treatment, along with the possible treatment strategies and the expected prognosis, and the expected prognosis, यानी उसमें क्या है कि यह रोगी का जो भी संभावित उपचार या फिर उसकी रणनीतियों और अपेक्षित पूर्वानुमान जो है आपका के साथ रोगी की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है, जो भी एक्सपेक्टेड किया जाता है, प्रोग्नोसिस किया जाता है, उसमें उसके अनुसार क्या होगा, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, वो भी आपका पेशेंट का अटेंडेंट के द्वारा सभी कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन सी कि फुल डिस्क्लोजर जो होगा ऑल रिलेवेंट फैक्ट, जो भी सही चीजें हैं पेशेंट के बारे में सारा आपको वहां पे इन्फॉर्म करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पेशेंट्स whose life is threatened and who is comatose is assumed to give what kind of consent for life sustaining treatment, for life sustaining treatment। तो 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 4 ऑप्शन में, फटाफट पुट कीजिएगा। जिस मरीज की जान को खतरा है और जो अचेत अवस्था में है, और जो अचेत अवस्था में है, यहाँ पे यह माना जाता है कि, यह माना जाता है कि क्या माना जाएगा इसमें आपका जीवन निर्वाह उपचार के लिए किस तरह की सहमति देता है, काइंड ऑफ, देखिए व्हाट काइंड ऑफ कंसेंट फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, इन्फॉर्म, बी ऑप्शन में आपके पास क्या है इम्प्लाइड, सी ऑप्शन में डायरेक्ट एंड डी ऑप्शन में एक्सप्रेस्ड। 4 ऑप्शन दी गई है डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन में इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, इम्प्लाइड, बी होगा इसमें राइट आंसर, बी होगा। इम्प्लाइड का मतलब होता है ग्रवित, इसका मतलब होता है ग्रवित, और आपको यहाँ पे देखिएगा रैशनल दी गई है, इम्प्लाइड कंसेंट इज एन अजम्पशन ऑफ परमिशन टू डू समथिंग, देखिएगा परमिशन टू डू समथिंग दैट इज इन, यहाँ पे इंफेयर्ड फॉर एन individual's actions rather than explicitly provided. In case of emergency, when delayed treatment would be dangerous, informed consent is not needed. Informed consent is not needed. Not needed. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये आपका इसमें ये चीज बताया गया है कि ये जो सूचित सहमति लास्ट में क्या दिया हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि है
लेट हो गया है तो आपका देखिएगा आपातकालीन स्थिति में जब उपचार में देरी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको देरी नहीं करना है तो उसमें सूचित सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपका इन्फॉर्म कंसेंट की कोई भी आवश्यकता उस टाइम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। तो ये आपको इम्प्लाइड कंसेंट इज एज्यूम्पशन जो है वो आपका, ये आपका क्या हुआ, एक सहमति, कुछ ऐसा करने की अनुमति की धारणा जो स्पष्ट, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्फेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्शन रेदर देन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, जो स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के बजाय किसी व्यक्ति के कार्यों से अनुमानित किया है, किसी व्यक्ति के कार्यों से अनुमानित किया है। इन केस इमरजेंसी वही चीज दिया गया है कि जब आपातकालीन होगा स्थिति में जब उपचार में देरी खतरनाक हो सकती है। यदि आप इमरजेंसी पेशेंट लेके जा रहे डियर, उसमें लेट करोगे कि वहां पेशेंट को मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को तो देखेंगे ही देखेंगे कि आपको जाना है पहले उसका स्लीव कटवाना है, तो ये सारे जब तक करेंगे तब तक उसकी हो सकती है पेशेंट की जान भी जा सकती है। पहले हमें उसको कैजुअलिटी वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना है, देन उसके बाद उसकी सारी फॉर्मेलिटी वहां पे किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ हमारा क्या, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड। Next, which of the following is not an ethical principle? Which of the following is not an ethical principle? निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक सिद्धांत नहीं है? ऑटोनोमी, नॉन, देखिएगा नॉन नॉन मालेफिसेंस, या फिर जस्टिस, या फिर नॉन बेनिफिसेंस, या फिर नॉन बेनिफिशियर्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नॉन बेनिफिशियरी जो होगा इसमें नहीं आता है। बाद बाकी इथिकल प्रिंसिपल के अंदर में ऑटोनोमी आता है, नॉन मालफिशियंस आता है और जस्टिस भी आती है, लेकिन इसमें नॉन बेनिफिशियरी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नैतिक अभ्यास के सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल है किसके अलावे, देखिएगा मालफिशियंस, बेनिफिशियरीज, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनोमी, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनोमी। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी समझिए एक आपका एक्सेप्ट मतलब कि नॉट ही जैसा पूछा है कि इथिकल प्रैक्टिस में कौन कौन आएगा और एक नहीं आएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, माल एफिशिएंस, माल एफिशिएंस जो है इसमें नहीं आएगा। माल एफिशिएंस मीन्स क्या है, टू हार्म सम एंड अपोजिट ऑफ नॉन माल एफिशिएंस विच मीन्स टू नॉट हार्म। यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि माल जो है आपका, माल एफिशिएंसी मीन्स क्या बताया, टू हार्म सम एंड इज अपोजिट, क्या बताया, इसका अर्थ क्या है, कुछ को नुकसान पहुंचाना, और गैर जो अपोजिट, गैर यहाँ पे नॉन माल एफिशिएंस की बात किया के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। जो माल एफिशिएंस यहाँ पे बताए हम, माल एफिशिएंस और नॉन माल एफिशिएंस दोनों का एक दूसरे का विपरीत है, और ये क्या करता है, जिसका अर्थ है नुकसान ना पहुंचाना, टू नॉट हार्म। नॉन माल एफिशिएंस जो है इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ पे माल एफिशिएंस शुड नॉट बी यूज्ड एज प्रिंसिपल फॉर परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शंस। यहाँ पे ये चीज बताया, नर्सिंग क्रिया करने के सिद्धांत के रूप में हानिकारता का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, हानिकारता का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि माल एफिशिएंस शुड नॉट बी यूज्ड एज प्रिंसिपल फॉर परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शन। ये प्रिंसिपल्स के अंदर यूज नहीं करना, किसे, माल एफिशिएंस को। ऑप्शन इसमें इसलिए ये हुआ करेक्ट। नेक्स्ट नॉन दिखेगा, माल एफिशिएंस का मतलब क्या है, इथिकल प्रिंसिपल डाइट, तो यहाँ पे ऑब्लिगेस वन टू नॉट इफ्लिसिएट इंटेंशनल हार्म, नॉन इंटेंशनल हार्म। यहाँ पे ये चीज बताया है कि ये जो है आपका नॉन, देखिएगा इसका जो हिंदी होता है गैर हानिकारकता, जो एक सिद्धांत है, इसकी जो प्रिंसिपल है, किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाने के बाध्य करता है, किसी को जानबूझकर नहीं करता है। इंटेंशनल हार्म दिया हुआ, यदि अनइंटेंशनल भी बोलता है तो यहाँ पे इन्फ्लिक्ट, नॉट इन्फ्लिक्ट इंटेंशनल हार्म, क्योंकि जानबूझकर इसमें गलती नहीं कर रहा। आपका बेनिफिशियंस का मतलब क्या हुआ, रेफर्स टू टॉकिंग पॉजिटिव एक्शंस हेल्प अदर, ये दूसरे को मदद करता है, वो भी कैसे, पॉजिटिव को लेकर। इथिकल प्रिंसिपल्स इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनोमी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन मालेफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस,
and principle of justice and principle of veracity. Very important here. वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इथिकल प्रिंसिपल यदि पूछता है इथिकल प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन आता है, तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देख लिए कि आपका ऑटोनोमी इसमें आएगा, जस्टिस इसमें आएगा, वेरासिटी इसमें आएगा और नॉन मैलफिसेंस आएगा इसमें। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेलफिसेंस है, माल एफिशिएंस है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे नॉन मैलफिसेंस है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो थे उसमें से ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग, यहाँ पे देखिएगा डिओन्टोलॉजी, ट्रू रिगार्डिंग डिनोटोलॉजी, यहाँ पे देखिए डिनोटोलॉजी एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी डोंटोलॉजी के संबंध में सत्य है, डोंटोलॉजी के संबंध में सत्य है, लेकिन एक को छोड़कर। इफ इट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शंस, इट encompasses natural law, it incorporates dutiful actions of an individual, and it is also known as formalism. चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन, ये इसके अंदर में नहीं आएगा। ट्रू रिगार्डिंग यहाँ पे डोंटोलॉजी के अंदर में नहीं आएगा, बी सी डी ये तीनों आएगा इसमें। देखिएगा यहाँ पे डोंटोलॉजी इज एन एथिकल थ्योरी होता है दैट सेज दैट मोडालिटी ऑन एन एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन वेदर दैट एक्शन इज राइट और रॉन्ग अंडर ए सीरीज ऑफ रूल्स। यहाँ पे देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है कि कार्रवाई की नैतिक जो भी है, कार्रवाई की परिणामों के आधार पे, देखिए यहाँ पे वेदर दैट एक्शन इज राइट और रॉन्ग अंडर ए सीरीज ऑफ रूल्स, उसके आधार पर क्या किया जाता है, नियमों की एक श्रृंखला के तहत सही या गलत या नहीं इस पर आधारित होनी चाहिए। सही या गलत, राइट और रॉन्ग क्या है, उसके नियम के आधार पर चलना चाहिए, रेदर देन बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शंस, जो इस पर आधारित नहीं होनी चाहिए, इस पर आधारित होनी चाहिए, किसके पर, रेदर देन बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शंस, इसके पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज बताया कि डोंटोलॉजी इज एन एथिकल थ्योरी दैट सेज द मॉडलिटी ऑफ एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन किसके, वेदर दैट एक्शन इज राइट और रॉन्ग अंडर ए सीरीज ऑफ रूल्स, देन उसके बाद रेदर देन बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन ये हुआ, इट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शंस, ए इज करेक्ट आंसर। Next, when a nurse enters the patient's room for administering medication, she noticed that the patient's food remain on the table, helping the patient in providing food and then administering the medication is an act of। जब एक नर्स रोगी के कमरे में दवाई देने के लिए प्रवेश करती है, एंटर पेशेंट्स रूम फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, तो वह देखती है कि नोटिस क्या करती है कि रोगी का भोजन मेज पर पड़ा हुआ, रिमेन द ऑन द टेबल, खाना पहले से भी पड़ा हुआ है, तो भोजन उपलब्ध कराने और फिर दवा देने में रोगी की मदद करना एक कार्य है, क्या कहलाएगा वो, बेनिफिसेंस या फिर नॉन मालेफिसेंस या फिर मालेफिसेंस या फिर एम्पैथी। 4 ऑप्शन है डियर, राइट आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एम्स नॉर्सिट में पूछा गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, बेनिफिसेंस इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ, ये देखिए, चैरिटी, mercy and kindness with a strong coordination of doing good to other including moral obligation। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दे दिया गया है नॉन मैलेफिसेंस मीन्स क्या होता है, टू डू नो हार्म। फिर मालेफिसेंस इज द एक्ट ऑफ हार्मिंग और इविल। एम्पैथी का मतलब क्या हो रहा है आपका, कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर। यहाँ पे देखिए कि बेनिफिशियरी का मतलब आपको बताया, बेनिफिशियरी का अर्थ बताया आपको, यहाँ पे बेनिफिशियरी में क्या बताया आपका कि ये आपकी
जो भी उपकार को देखिए, चैरिटी, mercy, ठीक है ना, राइट, सहित दूसरों के लिए अच्छा करने के एक मजबूत अर्थ के साथ देखिए दान, दया, है ना, चैरिटी, mercy, ये सब दया के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया। इसको परिभाषित किया गया मतलब कि चैरिटी, mercy एंड काइंडनेस विथ अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ऑफ डूइंग गुड टू अदर इंक्लूडिंग मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, इसके लिए। नेक्स्ट आपका नॉन, यहाँ पे मालफिशियंस मीन्स क्या बताया कि ये बिल्कुल इसका अर्थ ये है कि कोई नुकसान ना करना, टू डू नो हार्म, टू डू नो हार्म। फिर उसके बाद देखिएगा मैलेफिसेंस का मतलब क्या बताया आपका यहाँ पे कि ये आपको क्या करता है कि नुकसान पहुंचाने या बुराई करने की क्रिया को नुकसान कहते हैं। यहाँ पे क्या है आपका कि मैलेफिसेंस इज एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और इविल, है ना, जो भी आपका नुकसान पहुंचाना या फिर बुराई करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मैलेफिसेंस कहते हैं, मैलेफिसेंस कहते हैं। फिर उसके बाद एम्पैथी हो गया। एम्पैथी में क्या है आपका सहानुभूति, जो होता है आपका सहानुभूति, अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, ये दूसरे की मतलब कि दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता करते हैं, एम्पैथी। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर जो हुआ इसमें आपका बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल्स रेफर टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत सेवार्थी के लिए अच्छा करने का संदर्भित करता है, रेफर्स टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट, ये आपको क्लाइंट्स के लिए पूछा गया, तो बेनिफिसेंस होगा, नॉन मैनिफिसेंस होगा, ऑटोनोमी होगा, जस्टिस होगा डियर, जस्टिस होगा डियर। 4 ऑप्शन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस। यहाँ पे देखिए बेनिफिसेंस का मतलब क्या है, डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट, डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए अच्छा करेगा। नॉन मालेफिसेंस का मतलब डूइंग नो हार्म, इसमें बिल्कुल कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा पेशेंट के साथ। ऑटोनोमी मींस क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट्स। देन उसके बाद जस्टिस मींस क्या है आपका, ट्रीट इक्वली, ट्रीट क्या करना है आपको इक्वली, ना कि आपको किसी को ज्यादा किसी को कम, इसको जो भी है बराबर आपको करना है, बराबर क्या करना है, देखना है पेशेंट के साथ बराबर ही आपका बिहेवियर भी करना है। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमी में भी देखिए कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट, जो ग्राहक होता है आत्मनिर्णय, अपने आप पे खुद सोच सकता है जो भी क्लाइंट है। Next, a nurses fails to administer correct medication to the patient. This action is known as, नर्स मरीज को सही दवा देने में विफल रहती है, नर्स मरीज को सही दवा देने में विफल रहती है। fails to administer correct medication to the patient, इस क्रिया को आप क्या कहेंगे, नेग्लिजेंस, क्राइम, टोर, बैटरी। 4 ऑप्शन है डियर, 4 ऑप्शन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, नेग्लिजेंस, ये लापरवाही कहलाता है ना। जब आप मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसको रॉन्ग दवा देंगे तो क्या कहलाएगा, लापरवाही होगा वो। यहाँ पे देखिएगा नेग्लिजेंस इज अ टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस, ये क्या है, एक तरह का कदाचार कहते हैं। माल प्रैक्टिस की वीडियो हम आपको V2 मैम नर्सिंग क्लासेस जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के MCQs लिए गए हैं, V2 मैम नर्सिंग क्लासेस की चैनल पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिया गया है। देखिए इस चैनल में आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अभी चल रही है और इसमें रीजनिंग, जीके, मैथ्स वगैरह सारा कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगी। उस चैनल पे आपको ओबीजी पीडिया, ये मेरा डेली क्लास चल रही है V2 मैम नर्सिंग क्लासेस में, आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इट रेफर्स टू डूइंग ऑफ समथिंग विच आर रीजनेबली prudent persons would not do or failure to something which is a reasonably prudent person would do under circumstance similar to those shown by the evidence, those shown by the evidence। यहाँ पे ये चीजें बताया कि एक कदाचार है या कुछ ऐसा करने को संदर्भित करता है। देखिए यहाँ पे रेफर्स टू डूइंग टू समथिंग विच रिजनेबली प्रूडेंट पर्सन्स, जो एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं करेगा, जो एक कोई भी उचित जो व्यक्ति होगा, विवेकपूर्ण व्यक्ति होगा, जो आपका प्रूडेंट पर्सन होगा वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा करने में विफलता जो एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति करेगा। लेकिन देखिए जस्ट अपोजिट कर दिया कि द फेलियर टू डू समथिंग, द फेलियर टू डू समथिंग विच इज रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन, मतलब इसमें हुआ कि ऐसा करने में विफलता जो एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति करेगा।
फर्स्ट में हमारा क्या बताया था कि जो एक विचित्र विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं करेगा, और इसमें जस्ट अपोजिट हो जा रहा है कि जो एक विचित्र विवेकपूर्ण व्यक्ति करेगा करेगा सच द्वारा दिखाए गए समान परिस्थितियों में। यहाँ पे क्या बताया कि अंडर सर्कमस्टेंस सिमिलर टू दोज शोन बाय द एविडेंस, समान परिस्थितियों में डियर दिन क्राइम में आपका क्या होता है कि ये अपराध होता है, एक कार्रवाई होता है, जो एक अपराध या गठन जो कानून का दंडनीय अपराध है, दंडनीय लॉ यहाँ पे दे दिया गया है। टोर्ट का मतलब हमने लैटिन वर्ड बताया था, टोर्ट, ठीक है ना, जिसका मतलब ही होता है रॉन्ग, जिसका मतलब ही होता है रॉन्ग। इन ए कॉमन लॉ देखिए jurisdiction इज a civil wrong that unfairly following causes someone else to suffer loss of harm resulting in legal liability for the person who commits the tort act that is called देखिए tortfeasors ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज tortfeasors किसे कहेंगे, तो राइट आंसर आपका होगा। देन उसके बाद इसमें क्या होता है जिसे अत्याचारी कहा जाता है, टॉर्टफिशर का हिंदी क्या, अत्याचारी, इसे क्या अत्याचारी कहा जाएगा। नेक्स्ट में बैटरी क्या है देखिएगा, अनलॉफुल एंड अनवांटेड टचिंग और स्टिकिंग ऑन वन पर्सन बाय अनदर, ये क्या हानिकारक है या फिर आपत्तिजनक, जिसको हम अनवांटेड टचिंग यहाँ पे दिया गया, या फिर आपको अनलॉफुल आपत्तिजनक संपर्क लाने के इरादे से बैटरी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को गैर करना कानूनी और अवांछित स्पर्श या प्रहार है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया बैटरी इज द unlawful and unwanted touching or sticking of one person by another with the intentions of bringing about a harmful or offensive contact तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हुआ आपका नेग्लिजेंस, क्योंकि ये आपका नर्स की गलती है, ये बिल्कुल लापरवाही तरीके से मेडिसिन दी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, an intentional touching of the patient's body without consent is tort, without consent, सहमति के बिना रोगी के शरीर को जानबूझकर छूना क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी, माल प्रैक्टिस डियर। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, बैटरी। कुछ देर पहले अभी जस्ट पहले हम लोग देखे बैटरी में किसमें क्या होता है आपका कैस्ट्राइंग ऑफ वन पर्सन टू अनदर, और आपका इंटेंशन ब्रिंगिंग अबाउट या हार्मफुल ऑफ ऑफेंसिव कांटेक्ट है ना, इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ ऑप्शन सी हुआ, इसमें बैटरी आएगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन कॉजेज पेन इन चाइल्ड बट इट विल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट सर्टेन डिजीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमी इथिकल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर। ये आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये लास्ट है। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होंगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जो मतलब आपके जैसा ही प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जिनका भी एम्स की सपना है या ग्रुप 5 की या फिर कोई भी स्टेट में किसी भी स्टेट में सदर की वैकेंसी जो आती है, एनएचएम स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आती है, सीएचओ की वैकेंसी जो आती है, जिनका वो अपना एक गोल बना के रखे, लक्ष्य बनाए हैं या फिर अपना ड्रीम देखे हैं, उनके पास जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल तक। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा लाइक, और एक कमेंट जरूर करना आप कि आपको कैसी वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक या कैसी कंटेंट आपको चाहिए। जैसे अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट फर्स्ट चला, नेक्स्ट डेली आपको क्लास मिलेगी पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, मतलब मॉडल पेपर फर्स्ट था आज। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया आपका जस्टिस, बेनिफिशियंसीज, नॉन मालफिशियंस एंड ऑटोनोमी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया डियर। टीकाकरण से बच्चे में दर्द होता है, लेकिन यह कुछ बीमारियों से सुरक्षा भी प्रदान करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य नैतिक सिद्धांत या लागू होता है, जस्टिस होगा या फिर बेनिफिशियंस होगा या नॉन माल एफिशिएंस होगा या फिर ऑटोनोमी होगा। राइट आंसर जो होगा इसमें क्या होगा ऑप्शन बी होगा, बेनिफिशियंस, क्योंकि उसके लिए फायदे के लिए ही हम दे रहे हैं। भले बच्चे को थोड़ा देर के लिए दर्द हो, बुखार हो या रोए बच्चा, लेकिन उसके बीमारी से ही बचाने के लिए हम देते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। सारा कुछ तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।